बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर। लास्ट टाइम हमने मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था कि इसमें तीन इसकी मेजर फील्ड हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस और सब फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मज़ीद आगे शाखें या उनकी ज़ैली शाखें जो हैं। अब साइंसदानों ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट ने अपनी सहूलियत की खातर बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम कर दिया ताकि अच्छे तरीके से ज़िंदगी जो है उसके एस्पेक्ट को पढ़ा जा सके। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जो है ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यानी कि बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम किया गया टू बेटर अंडरस्टैंड, के बेहतर तरीके से आप उसको समझ सकें द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पहलुओं को। इसमें देखें, पहली जो ब्रांच है आपके पास वो है मॉर्फोलॉजी। डेर ये जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी में आप जानदारों की बनावट को पढ़ते हैं, उनकी आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की बनावट और उनकी स्ट्रक्चर का मुताला हम किस में करेंगे? मॉर्फोलॉजी में करेंगे। जिस तरह देखें, एक जानदार है, वो दिखने में आपको कैसा नज़र आ रहा है? जिस तरह हम इंसान हैं, दो टांगों पे चलते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो चार टांगों पे चलते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे रेंगते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जो फ़ज़ाओं में उड़ते हैं। तो ये इनकी फॉर्म वगैरह है, इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस। इसमें हम आउटवर्ड जो अपीयरेंस है कि वो बैरूनी तौर पे कैसा नज़र आ रहा है। एक तो होता है ना इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कि वो बाहर की तरफ से कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसका भी हम किस में पढ़ेंगे? इसको हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। इसमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है जिसको आप आउटवर्ड अपीयरेंस कहते हैं, इसमें शेप आ जाती है, कलर आ जाता है, पैटर्न आ जाता है। जिस तरह पैटर्न में देखो, हम इंसान हैं, दो टांगों पे चलते हैं, बाज़ जो है चार टांगों पे चलते हैं, बाज़ ज़मीन पे रेंगते हैं, बाज़ फ़ज़ाओं में उड़ते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि आप उनको एक प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि आप उनको दो प्लेन में बराबर डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह देखो, यहाँ पे इंसान है, इसको आप क्या कर सकते हैं? ये इंसान है, जिस तरह देखें यहाँ पे इसका पैटर्न क्या है, ये इसका पैटर्न है, इसको आप एक प्लेन में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से डिवाइड करो तो सर वाला हिस्सा अलहदा होगा, नीचे वाला हिस्सा अलहदा होगा। लेकिन इस तरह अगर आप इसको डिवाइड करें तो आप इसको कह सकते हैं कि इसको आप वन प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पैटर्न है इसका ये, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक आर्गन्स। हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। जिस तरह आर्गन्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे आर्गन हैं। जिस तरह स्टोमिक एक आर्गन है, हार्ट यानी कि दिल एक आर्गन है, लंग्स फेफड़े आर्गन है, इस तरह किडनीज गुर्दे आर्गन हैं। इनको हम किस में पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस, शेप, कलर, पैटर्न एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर लाइक आर्गन्स। तो ये जानदारों की बनावट और साख्त के मुताले का इल्म है। इस शाख में बैरूनी शक्ल व सूरत जैसे शक्ल, रंग, पैटर्न वगैरह के साथ साथ अंदरूनी साख्तों जैसे जो मुख्तलिफ आर्गन्स होते हैं, अज़ा होते हैं, उनका मुताला भी इसमें किया जाता है। दूसरी यहाँ पे शाख है हमारे पास, ब्रांच है बायोलॉजी की, अनाटमी। अनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन्स। तो एनाटमी में आप जानदारों के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं और ख़ास तौर पे इंसानों के इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनका मुताला आप करते हैं। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों ख़ास तौर पर इंसानों की अंदरूनी जिस्मानी साख्त का मुताला किए जाते हैं। यहाँ पे देखें, फोकस करना है आपने इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर के जो अंदरूनी जिस्मानी साख्त हैं उसका मुताला आपने किस में करना है? एनाटमी में किया जाता है। और ख़ास तौर पे किसका? जानदारों में। कौन से जानदारों का? ह्यूमंस का। इट हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। ये हमें मदद देती है कि हम बीमारियों की तशख़ीस कर सकें। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, तिब्बी आलात, मेडिकल के जो आलात हैं उनकी तैयारी करने में ये हमें मदद देती है। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसके अलावा ये ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में हमें मदद देती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, स्टडी ऑफ द आर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम निज़ाम इंहिज़ाम को देखें तो निज़ाम इंहिज़ाम के अज़ा का जितना भी मुताला है वो हम किस में करेंगे? एनाटमी में करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम देखें कि हमारे जिस्म के अंदर खून कैसे गर्दिश करता है, ठीक है, उसको हम किस में पढ़ेंगे? एनाटमी में पढ़ेंगे। और इसी तरह जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसने कहा है कि खुराक किस तरह हज़म होती है, उसमें कौन कौन से आर्गन्स हैं, वो क्या क्या फेल सर अंजाम देते हैं, फंक्शन
सरअंजाम देते हैं, उसका मुताला हम किस में करेंगे? एनाटॉमी में करेंगे। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदारों, ख़ास तौर पर इंसानों की अंदरूनी जिस्मानी साख्त का मुताला किया जाता है। ये बीमारियों की तशख़ीस, तिब्बी आलात की तैयारी और ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में मदद देती है, मसलन निज़ाम इंहिज़ाम के अज़ा का मुताला वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी देखो क्या है। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। अब यहाँ पे जो आपने फोकस करना है ना, वो किसके ऊपर है? फंक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स के जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जिस्मानी हिस्से हैं, उनके जो फंक्शन हैं उनका मुताला हम किस में करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी की ये शाख जिस्मानी हिस्सों के अफ़आल के मुताला से मुतल्लिक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह देखो, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, कि खून की गर्दिश का निज़ाम कैसे पूरे जिस्म में ज़रूरी अज्जा मुंतकिल करता है या पहुंचाता है। खून है ना, ब्लड, ये हमारे जिस्म के अंदर जो ग़ज़ाई अज्जा होते हैं उनको ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसके साथ साथ ये ऑक्सीजन वगैरह जो है, जो हमारे सेल्स को चाहिए होती है, उनको भी लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों का मुताला हम किस में करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट। फॉर एग्जांपल, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। इसमें ख़ास तौर पे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उनके जो फंक्शन हैं उनका मुताला यहाँ पे किस में किया जाता है? फिजियोलॉजी में किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उनके फंक्शन का, यहाँ पे फंक्शन को आपने फोकस करना है। एनाटॉमी के अंदर आपने किसको फोकस किया था? इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने फोकस किया था। ये दोनों में फ़र्क है, ज़रा अपने जहन में रखना। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और फिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं? उसका फंक्शन देखते हैं, आर्गन्स का या जो सिस्टम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर। फॉर एग्जांपल, अच्छा देखिए आगे हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ का। हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ का खूर्दबीनी मुताला है। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। अब यहाँ से देखो, ये शार्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि टिश्यूज़ क्या हैं, तो आपने क्या कहना है? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये एक जैसे सेल्स का ग्रुप है, डैट हैव सिमिलर फंक्शन, जिनका काम भी एक जैसा होता है। टिश्यूज से मुराद एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो एक ही फंक्शन सर अंजाम दे रहे होते हैं। एक जैसे सेल्स आपस में जब मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अगर आप टिश्यूज़ का तज्जिया करते हैं तो इससे हमें डिजीज़, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों की तशख़ीस में मदद मिलती है। ड्रग स्टडीज़, अद्वियात का मुताला, एंड अंडरस्टैंडिंग आर्गन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, और अज़ा की साख्त और अफ़ाल को समझने में भी हमें मदद फराहम होती है। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। और टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। और टिश्यूज़ एग्जामिनेशन, अगर आप टिश्यूज़ का तज्जिया करते हैं तो इससे हमें क्या क्या मदद मिलती है? हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग आर्गन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। आर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने में हमें, उसको समझने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। ये सेल्स की स्टडी है। अब सेल्स क्या हैं? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेल्स यानी ज़िंदगी की बुनियादी जो इकाइयाँ हैं उनके मुताले को आप साइटोलॉजी कह सकते हैं। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड सेल्स के हैं द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। साइटोलॉजिस्ट यानी कि ऐसे साइंसदान या ऐसे लोग जो सेल्स का मुताला करते हैं उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। साइटोलॉजिस्ट सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, और उनके ऑर्गेनेल्स की बुनियादी साख्त, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उनकी बुनियादी साख्त को समझने के लिए क्या करते हैं? तहकीकात करते हैं। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या मुराद? जिसमें सेल्स की तकसीम होती है, यानी कि साइटोलॉजिस्ट न सिर्फ सेल्स की बुनियादी साख्त को समझने के लिए तहकीकात करते हैं
बल्कि वो सेल्स की तकसीम के अमल को भी क्या करते हैं, उसको मुताला करते हैं। अब सेल्स की तकसीम से देखो क्या मुराद है, एक सेल है ना, ये छोटा सा एक सेल होता है, ठीक है, ये सेल आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, 2 से आगे कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। ये नेक्स्ट इसका पूरा चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने जहन में ये रखें कि साइटोलॉजी में सेल डिवीजन को भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो डियर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लाइपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनका मुताला करते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लाइपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के मुताले से मुतल्लिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। इसमें ज़िंदगी के बुनियादी जो अवामल हैं वो भी डिस्कस होते हैं। डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ज़िंदगी के अमाल का मुताला भी करते हैं और साथ साथ जनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानदार जो तख्लीक होते हैं उनका मुताला भी इसी में किया जाता है कि वो कैसे तख्लीक करने हैं, वो भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। अब यहाँ पे देखें उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल तब्दील शुदा होता है, वो अपने वालिदैन जैसा नहीं होता बल्कि बाहर से किसी और जानदार से जीन्स वगैरह इनके अंदर डाली जाती हैं, इसलिए इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तब्दील शुदा है। ठीक हो गया डियर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लाइपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स का। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, डेवलप ड्रग्स के ड्रग्स कैसे तैयार करनी है एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स किस तरह तैयार करने हैं उनका भी मुताला करते हैं। आगे हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब ये एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम फर्टिलाइज्ड एग से, फर्टिलाइज्ड अंडे से एक मुकम्मल जानदार बनने के अमल का मुताला करते हैं। अब ये फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? अब देखें, जो फीमेल होती है ना, फीमेल, वहाँ से एग पैदा होता है, ठीक है, वहाँ से क्या पैदा होता है? एग। और जो मेल होता है, मेल का साइन ये वाला होता है, मेल से पैदा होता है स्पर्म। मेल से क्या पैदा होता है? स्पर्म पैदा होता है, ठीक है। अब ये एग और स्पर्म जो है, एग और स्पर्म, यानी कि आप ये कह सकते हैं जब ये स्पर्म एग के साथ मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। क्या कहेंगे इसको? फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे इसको, ठीक है। ये जो एग की फर्टिलाइजेशन है बाज़ जानदारों में जिस्म के अंदर होती है और बाज़ जानदारों में जिस्म से बाहर होती है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। तो ये वाला जो एग जिसमें अब स्पर्म मिल चुका होता है इसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। इस फर्टिलाइज्ड एग से आगे फिर क्या होता है? मुकम्मल जानदार बनता है। एक फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार बनने का जो मुताला है वो किस में किया जाता है? वो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इन दिस ब्रांच, इस शाख में हम क्या करते हैं? साइंटिस्ट स्टडी टिश्यूज़ एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, के टिश्यू और ऑर्गन किस तरह बनते हैं उसका मुताला इसमें किया जाता है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट, पैदाइशी नकाइस जो हैं उनकी निशानदही इसमें की जाती है कि माँ के जिस्म के अंदर या किसी भी जानदार के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वहाँ पे देखा जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट हैं। ये इसी में एम्ब्रियोलॉजी में इसको डिस्कस किया जाता है। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और तिब्बी इलाज के तरीके जो हैं तैयार करना भी इसी बायोलॉजी की शाख में शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें वालिदैन की खसूसियात का औलाद में मुंतकली का मुताला किया जाता है। अब देखें, हर जानदार जो है अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है। जो औलाद होती है, औलाद में खसूसियात वालिदैन से ही मुंतकिल होती हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना, कोई बच्चा पैदा होता है कि भाई ये बाप जैसा है, ये माँ जैसा है, ठीक है, ये नानी जैसा है, ये नाना जैसा है, ये मामू पे गया है। तो ये जो खसूसियात
एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं ना, तो इसका मुताला हम किस में करते हैं, जेनेटिक्स में करते हैं। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि वालिदैन से खुसूसियात अगली नस्ल में कैसे मुंतकिल होती हैं। इन जेनेटिक्स ऑफस्प्रिंग, जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ऑफस्प्रिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, औलाद, पेरेंट्स वालिदैन्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि औलाद में खुसूसियात की मुंतकिली। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी दी काजेज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक्स में जो साइंसदान हैं वो ये भी मुताला करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजूहात क्या हैं, कि एक जानवर जो पैदा हुआ है उसमें अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया है उसकी वजूहात क्या हैं। एंड डिवेल्प बेटर वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो पौधों और जानवरों की बेहतर जो है इकसाम तैयार करने में भी क्या करते हैं, उसका मुताला करते हैं। यानी जेनेटिक्स में एक बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें वालिदैन की खसूसियात का औलाद में मुंतकिल होने का मुताला किया जाता है कि किस तरह मुंतकिल होती हैं। और जेनेटिक्स में साइंसदान जेनेटिक जो डिजीज़ होती हैं उनके असबाब का मुताला करते हैं और पौधों और जानवरों की बेहतर इकसाम तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी। व्हाट इज़ पैलियोंटोलॉजी, यहाँ पे हम देखेंगे पैलियोंटोलॉजी क्या है। तो डेयर पैलियोंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसल्स, जो फॉसल्स के मुताले से मुतल्लिक है। यानी कि ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें फॉसल्स का मुताला किया जाता है। तो डेयर ये व्हाट इज़ फॉसल, फॉसल क्या है, ये अलग से शार्ट क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स डेट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। फॉसल्स क्या हैं, ये पौधों और जानवरों की बाकियात हैं जो चट्टानों और दीगर अर्जियाती तश्कीलों में महफूज किए गए थे। सबसे कदीम यहाँ पे देखें, दी ओल्डेस्ट नोन फॉसल्स इज़ दी साइनोबैक्टीरियम एस्टिमेटेड टू बी एज कितनी है, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी कि सबसे जो कदीम फॉसल्स हैं वो एक साइनोबैक्टीरियम है जो करीबन 3.5 अरब साल पुराना है। तो यहाँ पे देखें डेयर फॉसल्स के मतलब उसने आपको बताया कि फॉसल्स क्या हैं। फॉसल्स जानदारों की बाकियात हैं कि कोई जानदार जो मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले जो है वो रहता था, वो मर गया और उसकी बाकियात हड्डियाँ वगैरह जो हैं या कोई और चीज़ अगर चट्टानों में दफन हो गई या नीचे ज़मीन की तहों में दफन हो गई और वहाँ पे वो प्रिजर्व हो गई तो उसको आप फॉसल्स का नाम देंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जो जानदार ज़िंदा होते हैं, जिस तरह हम इंसान हैं, अगर हम में से कोई मर गया 100 साल पहले और आपको उसकी हड्डी मिल गई कि ये इंसान किया, तो आप उसको फॉसल नहीं कहेंगे। फॉसल्स उनको कहा जाता है जो जानदार अब मर चुके हैं, जिनका आखिरी मेंबर भी इस कायनात में नहीं है। अगर उनकी कोई बाकियात आपको मिल जाए तो उनको फॉसिल्स कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो क्या इसमें पढ़ा जाता है, द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प साइंटिस्ट टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब फॉसल्स के तजिए से साइंसदान जानदारों की इर्तकाई तारीख को भी जान सकते हैं कि कोई जानदार, उनके आबाओजाद कैसे थे, वो किन से बने हैं। ठीक है, कि एक नस्ल जो होती है ना, उससे पहले वाली नस्ल कौन सी थी, इसको हम क्या कहते हैं, इर्तकाई तारीख कहते हैं। कि हम इंसान हैं, हमारे आबाओजाद कौन से जानदार हैं, उनके आबाओजाद कौन से जानदार हैं, इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स फॉसल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ चेंज जो है रेप्टाइल्स दैट रोम द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि डायनासोर्स, उसके फॉसल्स मिले हैं ना, तो डायनासोर्स के फॉसल्स इस बात के शवाहद फराहम करते हैं कि ज़मीन पर लाखों साल पहले द्योहिकल बड़े बड़े बहुत बड़े अजसाम वाले रेंगने वाले जानदार मौजूद थे। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, ये ऐसे जानदार होते हैं जो रेंग के चलते हैं, जिस तरह देखो छिपकलियाँ हैं, ये रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं, लीजर्ड वगैरह को। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यहाँ पे डेर आपने फोकस करना है, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन पे, कि टैक्सोनॉमी क्या है, जानदारों की क्लासिफिकेशन है। इसमें हम जानदारों की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे। जिस तरह देखो मैं आपको बताऊँ, एनिमल्स को आपने 2 ग्रुपों में तकसीम किया है ऑन द बेसिस ऑफ बैकबोन, बैकबोन के लिहाज से। ऐसे जानदार जिनमें बैकबोन है उनको आप क्या नाम देते हैं, उनको आप नाम देते हैं वर्टिब्रेट का, और ऐसे जानदार जिनमें बैकबोन नहीं है उनको आप क्या नाम देते हैं, इनवर्टिब्रेट का नाम देते हैं। एक आपके पास वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, इनवर्टिब्रेट हैं। तो ये 2 जानदार हैं, 2 तरह के जानदार हैं, इनवर्टिब्रेट्स।
ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स। तो एक जानदार वो हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन इनमें होती है, बैकबोन, ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, ठीक है, ये विदाउट बैकबोन होते हैं, विदाउट बैकबोन। तो ये एक किस्म की क्लासिफिकेशन है जानदारों की, ठीक है, कि जानदारों को आपने दो ग्रुपों में तकसीम कर लिया। एक वो हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी बैकबोन होती है, दूसरी वो है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इसको भी क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर आप पौधों की बात करें तो पौधों को आपने दो ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है। एक पौधे वो होते हैं जिनमें फूल बनते हैं, जिनको आप फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। दूसरे पौधे वो होते हैं जिनमें फूल नहीं बनते, उनको आप नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। आपने फूलों की बुनियाद पे आपने पौधों को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। यहाँ पे आपने बैकबोन के लिहाज से आपने एनिमल्स को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। इसी को क्लासिफिकेशन का नाम दिया जाता है कि सिमिलैरिटीज़, मुशाबहत एंड डिफरेंसेस, और इख्तलाफात की बुनियाद पे हम जानदारों को क्या करते हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बुनियाद पे, जिसको आप टेक्सोनॉमी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़ एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो डेयर, ये जो जानदारों की क्लासिफिकेशन है, जानदारों की क्लासिफिकेशन से ज़िंदगी की डाइवर्सिटी का इल्म आपको मिलता है। ज़िंदगी की डाइवर्सिटी को मुनज़्ज़म और समझने में आपको मदद मिलती है। नई इकसाम की आपको शनाख्त होती है यहाँ पे, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, नई इकसाम की, नई स्पीशीज़ की यहाँ पे आपको शनाख्त होती है। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और यहाँ इर्तिकाई ताल्लुकात का मुताला भी किया जाता है। नेक्स्ट डेयर, यहाँ पे देखें जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो यहाँ पे है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी ये शाख जानदारों और उनके माहौल के मबैन ताल्लुकात से मुतल्लिक है। यानी कि इसमें हम डिस्कस करते हैं किसको, इन्वायरमेंट को और साथ ऑर्गेनिजम्स को, कि माहौल जानदारों के साथ क्या बर्ताव कर रहा है और जानदार माहौल के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के एक दूसरे के ऊपर असरात जो है ना, वो हम यहाँ पे इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इसमें देखो, इकोलॉजी से जानदारों की डाइवर्सिटी जो है, जानदारों की जो तनु है, उसको बचाने, उसको प्रिजर्व करने, कंजर्व करने और माहौलियाती मसाइल को हल करने में हमें क्या होता है, यहाँ पे मदद मिलती है, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं। अब फूड चेन देख लें। फूड चेन फॉर इंस्टेंस इलस्ट्रेट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड चेन इस बात की मिसाल है कि जानदार किस तरह तवानाई और ग़ज़ा के लिए आपस में जुड़े होते हैं। अब फूड चेन क्या होती है? मैं यहाँ एक सिंपल सी फूड चेन लिखता हूँ, यहाँ पे देखें, अपने जहन में रखें। फूड चेन जानदारों के ताल्लुकात को, ग़ज़ाई ताल्लुकात को ज़ाहिर करता है। जिस तरह देखें, मैं कोई भी जो फूड चेन है ना, वो प्लांट से शुरू होती है। मैं कहता हूँ प्लांट है, इसको कौन खाता है? इसको गोट खाते हैं, ठीक है, बकरी खा जाती है। और बकरी को कौन खाता है? बकरी को जनाब इंसान खा जाते हैं। तो ये एक तरह की एक सिंपलेस्ट जो है एक फूड चेन है, ठीक है। तो ये जो फूड चेन होती है ना, ये ग़ज़ाई ताल्लुक़ को बयान करती है कि इसमें हम देखते हैं कि एक जानदार उसको कौन खाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इकोलॉजी में हम फूड चेन को भी डिस्कस करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम उन जानदारों का मुताला करते हैं जो समुंदर में पाए जाते हैं, समुंदर के पानी में जो पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें क्या है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, डिस्कवर न्यू स्पीशीज़ एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज़। तो ज़ाहिर बात है, इसमें हम उन जानदारों का मुताला करेंगे जो समुद्रों में पाए जाते हैं और वहाँ पे उनको कैसे आपने बचाना है, उनको इसका मुताला हम करेंगे यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे ये भी देखेंगे कि नई स्पीशीज़ किस तरह डिस्कवर होती हैं समंदर के अंदर, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैरीन बायोलॉजी में। यानी ये समुद्री जानदारों के तनू को समझने, नई इक़साम दरियाफ्त करने और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल हल करने में मदद देती है मैरीन बायोलॉजी। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरल रीफ्स, ठीक है, सपोर्ट्स ए वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। ये समुद्री जानदारों की वसी इक़साम को क्या करती है, ये सहारा देती है, ठीक है। तो ये कोरल रीफ जो है ना, ये फाइलम है जानदारों का, सिलेंट्रेटा, उसमें ये पाए जाते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। तो ये समुंदर में पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो जानदार हैं उनकी इक़साम को क्या करती है, ये सपोर्ट फराहम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी देखें क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज़। ये डिज़ीज़ का मुताला है पैथोलॉजी। बीमारियाँ
आप कह सकते हैं बीमारियों के मुताले को हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। इट इज़ स्टडी ऑफ डिजीज़, देयर काजेज़, उनकी वजूहात, एंड इफ़ेक्ट, उनके असरात, यानी कि बीमारियों, उनके असबाब और असरात का जो मुताला है उसको हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये बीमारियों की तशख़ीस, उनकी रोकथाम आपने कैसे करनी है और उनका इलाज आपने कैसे करना है, उसको पढ़ने में हमें ये इसमें मदद मिलती है पैथोलॉजी के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैथोलॉजिस्ट जो है स्टडीज़ हाउ दी अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काज कैंसर। अब देखो यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह सेल्स की बेकाबू जो तकसीम है और उसके ज़रिए किस तरह जो है वो कैंसर फैलता है। ठीक है, सेल्स की जो बेकाबू तकसीम होती है उसी को आप कैंसर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे पैथोलॉजिस्ट ये मुताला करते हैं कि सेल्स की बेकाबू तकसीम और फैलाव किस तरह कैंसर का सबब बनती है। इसको हम किस में स्टडी करेंगे, पैथोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो पैथोलॉजी में जितनी भी बीमारियां हैं उनके असबाब और उनके असरात का मुताला किया जाता है। इम्यूनोलॉजी है आगे हमारे पास। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़। इम्यूनोलॉजी में जानदारों के अंदर जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है उनके हिस्सों को पढ़ा जाता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ उनका किरदार क्या है उनको पढ़ा जाता है। ये इम्यून सिस्टम जो है ना जानदारों में एक ऐसा सिस्टम होता है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है। ठीक है, कोई बंदा बीमार होता है ना तो हमारा अपना जो सिस्टम है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ता है, जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम को मारता है, उसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसका मुताला हम किस में करेंगे, इम्यूनोलॉजी में करेंगे। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, खुदकार मुदाफ़ती बीमारियाँ। ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि जिसमें देखें अभी मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम है, ये क्या करता है, ये उन जानदारों को मारता है जो बीमारी पैदा करते हैं। बाज़ दफ़ा यही इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारे अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इसको आप ऑटो इम्यून डिजीज़ कह सकते हैं। इसकी मिसाल देखो, जिस तरह हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें हमारे जो जोड़ होते हैं ना उनके ऊपर मेम्ब्रेन सी होती है, वो उतरना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जोड़ वगैरह वो सूज जाते हैं और चलने में दुश्वारी पैदा होती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये वाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है। इसी तरह जो टाइप 1 की जो शुगर है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, वो भी ऑटो इम्यून ही है। इसमें इम्यून सिस्टम जो है अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, और बीमारियां पैदा करते हैं। और इम्यून सिस्टम का असल काम क्या है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ना। लेकिन अगर ये हमारे अपने ही खिलाफ़ लड़ना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ कहेंगे। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, और साथ साथ ये क्या करता है, ये इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाने के लिए भी इसमें तहकीक की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। इस द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बायोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में हम देखो क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात और जिस्म पर उनके असरात का मुताला करते हैं। ठीक है, कि अद्वियात कैसे बननी है और जिस्म के ऊपर इनके असरात क्या होंगे, इनके मुताला हम किस में करेंगे, फार्माकोलॉजी में। इस द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ठीक है, और ये हमें मदद देती है कि हम नई ड्रग्स कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो बैक्टीरिया को मारती हैं। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए वो इस्तेमाल होती हैं। दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ी हैं 15-16 जितनी भी ब्रांचेज हैं, वो कहता है ये चंद ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट। हर शाख ज़िंदगी की हैरत अंगेज़ दुनिया में मुनफरद बसीरत फराहम करती है और हमारे सियारे की पेचीदगी और ख़ूबसूरती को समझने में अपना हिस्सा डालती है। डेयर यहाँ तक हमने पढ़ा बायोलॉजी की ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।